इसे हम सॉल्व कर रहे थे, यहाँ से आपका आंसर क्या क्या आ जाएगा। दिस इज 0.6, 1 माइनस 0.6 इज 0.4, 0.4 इंटू 2 करोगे लगभग 0.8, 0.9 के आसपास मान लीजिए। 5 बाई 0.8, 0.9 जब आप करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 5 से ज़्यादा 5.5 के आसपास, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नो सर। अच्छा, तुझे बोलने में बड़ी दिक्कत हो रही है तुझे। हाँ सर इसमें हम लोग इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी से नहीं कर सकते? किससे? E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी इस हाँ प्रीवियस क्वेश्चन में? हाँ क्यों क्यों? यहाँ पे बैटरी सर लगा ये तो रखी है मेरे भाई। हाँ तब हम हाँ यस सर। बैटरी का तो काम ही है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखना। चलिए नेक्स्ट देखिए। इंडक्टेंस बिटवीन ए एंड डी, आसान क्वेश्चन है, जल्दी बता दो। कैसा कनेक्शन है ये? फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन, बस ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, फोर्थ ऑप्शन इज योर आंसर। सभी लोगों का सही आ गया इसमें फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि तीनों कैसे कनेक्टेड हैं? तीनों पैरेलल में कनेक्टेड, हम जानते हैं पैरेलल कनेक्शन है यहाँ पे पूरा। कैसे देख सकते थे? तो ये पॉइंट अगर डी पॉइंट है तो ये जहाँ कनेक्ट हो रहा है ये पॉइंट भी डी हो जाएगा। ऐसे ये पॉइंट अगर ए पॉइंट है तो ये ऊपर से यहाँ आके कनेक्ट हो रहा है, दिस पॉइंट इज ऑल्सो ए। हर एक जो इंडक्टर है वो ए से डी के बीच में कनेक्टेड है, मतलब तीनों पैरेलल हैं। पैरेलल में हम जानते हैं रजिस्टर की तरह ऐड होते हैं, तो 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 इज इक्वल टू 1/L इक्विवेलेंट। और जब तीनों इक्वल होते हैं तो आप सीधा सीधा कर सकते हो 1/L इक्विवेलेंट इक्वल टू 3/L। तो यहाँ से L पे 3 इधर रखा है, L इक्विवेलेंट आ जाएगा 1। दिस इज योर आंसर, आसान सा है। नेक्स्ट। सर जीरो, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन 25 का ठीक बात है, जीरो। क्या पूछा है यहाँ पे? एक एलसीआर सर्किट है कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एट रेजोनेंस, कंडीशन दे दी। The applied voltage and the current flowing through the circuit will have a phase difference। ठीक बात है, जीरो फेज डिफरेंस होता है रेजोनेंस पे, दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। इधर वी आर इधर करंट दोनों सेम डायरेक्शन में रहते हैं। नेक्स्ट। सर सी। ऑप्शन सी 26 का ठीक है। ये अपने क्वेश्चन पहले भी किया था देवांश ने, ये शायद तो कल कल इस ही बारे में किया बात। था। वही कल कल बात भी की थी कि π/3 जब π/3 दोनों तरफ है तो रेजोनेंस कंडीशन है, रेजोनेंस कंडीशन में पावर फैक्टर कितना होता है? 1 होता है। ये बात कल अपने की थी। सो यस, आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट।
क्या आंसर आ रहा है? मैक्सिमम करंट पूछा है, पीक करंट पूछा है, और जो वैल्यूज अपने को दी हुई होती हैं वो हमेशा आरएमएस वैल्यूज दी हुई होती हैं। सर फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक है श्रेय। देखिए क्या कह रहा चाह रहा है क्वेश्चन। एक 100 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है, सीरीज में कनेक्ट कर रखा है 40 ओम रेजिस्टर के साथ, और ये कनेक्ट कर रखा है यहाँ पे आरसी सर्किट की बात है, यहाँ पे एक एसी सोर्स से कनेक्टेड है। यहाँ जो वी आर एम एस आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है 110 वोल्ट्स, एंड जो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी दे रखी है वो दे रखी है 60 हर्ट्ज। ये आपको दे रखा है 100 माइक्रोफेरेड, और ये दे रखा है 40 ओम्स। ये सिचुएशन है। पूछा है मैक्सिमम करंट, आई नॉट पूछा गया है, तो आई नॉट हम जानते हैं होता है वी नॉट बाई जेड। अब वी नॉट कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, तो वी नॉट इज इक्वल टू √2 टाइम्स वी आर एम एस। वी आर एम एस इज वी नॉट बाई √2, तो या वी नॉट इज √2 टाइम्स वी आर एम एस, तो ये हो जाएगा 110 √2 वोल्ट्स। दिस इज द वी नॉट जो हमें यूज करना है। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं जेड कैलकुलेट करने के लिए अपने को XC चाहिए। XC इज 1/ω_c, तो 1/ω, ओमेगा इज 2 पाई इंटू 60, 2 पाई f। C आपको दे रखा है 100 माइक्रोफैराड, तो 100 इंटू 10⁻⁶, ये आपको मिलेगा। यहाँ से आप Z कैलकुलेट करेंगे तो √R² प्लस XC², दिस इज द Z। इन सबको सॉल्व करके अपने को फाइनली अपना आंसर बताना है। करो सॉल्यूशन, देखो क्या आंसर आ रहा है। R40 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे XC अगर देखें तो XC कितना मिल रहा है आपको, ये आपके पास हो गया 10⁻⁻⁴ -3 1000 ऊपर आ गया, नीचे आया 12 पाई। पाई इज 3.14, 12 इंटू 340, हाँ 12 इंटू 3 2.6 क्या 2.6, XC। XC 2.6 आ रहा है आपके पास, ठीक है। XC को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ऊपर आ रहा है 3 0 यहाँ से 3 0 यहाँ से, तो 1000 ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाई 12 पाई। 12 इंटू 3 36, 36 इसको लगभग 40 मान लो तुम, अप्रोक्सीमेटली 40 इसको नीचे वाले को माने, तो 1000/40, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1000/40, ये हो जाएगा आपके पास 25 के आसपास। तो 2 पॉइंट कहाँ गया, तो 25 आ रहा है ना XC। अच्छा, मैंने 1000 को 100 से लिया था, सॉरी। क्या कर रहा है भाई। सो 25 यहाँ से ले लेंगे इसको, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 25 का स्क्वायर, ये अपने को सॉल्व करना है। तो 1600 और 625 ये अपने पास है, तो √1600 एंड 625 ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा ये 1600 और 600 कितना हो गया 2200, लगभग 2250 के पास इसको मान लीजिए। इसका जो रूट लोगे तो 2250 का रूट आपको यहाँ पे देखना है, आपको फाइनली करंट निकालना है आई नॉट वी नॉट बाई जेड। वी नॉट है 110 √2 बाय दिस √2250, ये आपको अपना आंसर देखना है। तो श्रेय तूने कैलसी यूज किया क्या? हम्म,
क्यों श्रेय? अच्छा बोलेगा नहीं, यूज किया तो किया यार, बता दे इसमें क्या है ऐसा। ठीक है, तो फाइनली अपने इसका आंसर देखते हैं लगभग कितना आएगा ये। 2250 किसका रूट के आसपास बैठ सकता है ये? सर 45 से 50 के बीच में आएगा। 45 से 50 के बीच में आ गया, बट ठीक है बिल्कुल। 47 मान लो, 48 मान लो, कुछ भी मान लो इसको। ऊपर 110 रूट 2 है, रूट 2 की 15 वैल्यू रूट होती है। 10। अच्छा 225 is 15, हाँ ये भी ठीक है, इसको लिख सकते हो 15 रूट 15 10, रूट 10। ऐसा लिखा जा सकता है ऐसे। तो ये हो जाएगा 110 रूट 2 बाय 15 रूट 10। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। रूट 2 से ये गया रूट 5 टाइम्स, और 15 से यहाँ 3 आया, यहाँ पे आया आपके पास 12 नहीं सॉरी 22 बाय 3 रूट 5, ये आपका आंसर आ रहा है। रूट 5 इज 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, ये आएगा लगभग 7, 22 बाय 7, तो आपका आंसर आ रहा है 3 के आसपास, बिल्कुल ठीक बात है। Yes. 3.24 इज योर आंसर। आप इसको मान Yes, सकते हो sir. अप्रोक्सीमेटली 7 के आसपास, और 21 बाय 7 इज 3, तो 3 पॉइंट समथिंग समथिंग इज योर आंसर। सो यस, ऑप्शन इज ऑप्शन ए। चलिए A। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा है हमने, एलिमिनेट करने से सरफेस एरिया कम मिलता है, सरफेस एरिया कम मिलने से लॉसेस कम होते हैं। नेक्स्ट क्या आंसर आ रहा है यहाँ से आपका? सर ऑप्शन दिखाओ ना नीचे का थोड़ा। अच्छा देख लो भाई। सर थर्ड ऑप्शन। 29 का थर्ड ऑप्शन, ठीक है। कैसे किया? सर वही क्वेश्चन में लगा दिया वैल्यू सर। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं अब तक अपन। एलसीआर सर्किट है, दोनों स्विच ओपन है इनिशियली, S1 को क्लोज किया और S2 को ओपन रखा है, इसको क्लोज कर दिया, तो ये ऐसा एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। Q is charge on the capacitor and tau equal to RC is constant, following this statement is correct, ठीक है, हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है। सर RC A circuit क्यों बन नहीं रहा आ सकता? work done by the battery is half of the energy dissipated in the resistor, ये कैसे होगा? नहीं मतलब क्यों नहीं आ सकता ऐसा? RC सर्किट क्योंकि में बोल। सर मतलब जब क्या बोलते हैं ये सर्किट कंप्लीट होगा तब उसकी जो एनर्जी होगी पहले आर को मिलेगी, यहाँ पे फिर सी को। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे ऐसा है, ऐसा नहीं होता कि आर को मिलेगी फिर सी को मिलेगी, आर को कोई एनर्जी नहीं मिलती। आर करंट के साथ हीट बाहर निकालता है, I²R। तो जो करंट के साथ हीट बाहर जा रही है I²R, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। एनर्जी डिसिपेटेड इन द रजिस्टर इज I²R। और तू खुद सोच एनर्जी कंजर्वेशन से कि सारी की सारी एनर्जी आएगी कहाँ से? बैटरी तो एनर्जी सप्लाई कर रहा है, तो जितनी एनर्जी इसमें स्टोर होगी और जितनी हीट यहाँ से बाहर निकलेगी, इन दोनों को मिला के इसने एनर्जी सप्लाई की है, क्योंकि यही तो सप्लायर है एनर्जी का। तो इसमें जितनी हीट बाहर निकली, उसका आधा वर्क डन ये कैसे कर सकता है? ये तो ज्यादा वर्क करेगा, ताकि ये हीट और ये एनर्जी जो इसमें स्टोर हो रही है वो दोनों यहाँ से मिल सके। तो ऑब्वियसली बैटरी का वर्क डन ज्यादा है, दिस प्लस दिस इज द वर्क डन बाय द बैटरी, तो ऑप्शन गलत है ये। ठीक है, सर लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जितनी एनर्जी वो बैटरी ने लगाया वो जो रजिस्टर है उसकी हाफ मतलब बैटरी के हिसाब से हाफ एनर्जी हीट के फॉर्म में निकाले, मतलब हो सकता है यहाँ ना वैसा। पूछा क्या है, मैं यहाँ आपके क्या लिए पूछा है? स्टेटमेंट पढ़, स्टेटमेंट पढ़।
वर्क डन बाय द बैटरी इज हाफ ऑफ द एनर्जी डिसिपेटेड इन द रजिस्टर। वर्क डन को बोल रहा है कि हाफ है, जितनी एनर्जी ये डिसिपेट कर रहा है रजिस्टर, उसका हाफ वर्क डन बैटरी ने किया। ऐसा कैसे पॉसिबल अच्छा है? हाँ, यस सर, हाँ समझ गया। स्टेटमेंट ढंग से पढ़ो भैया। देखिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस भी यहाँ पे आपको दे दिया है, तो उसको भी ऐड कर लो साथ में। मेरे हिसाब से तो कोई खास बात इसमें है नहीं, किया जा सकता है। 220 वोल्ट है यहाँ पे दे रखा है, रेजिस्टेंस दोनों मिला के हो जाएंगे यहाँ पे सीरीज सर्किट में, मतलब ऐड हो जाते हैं हमेशा रेजिस्टेंस। तो R प्लस R इज द नेट रेजिस्टेंस 110 ओम्स। आपसे पूछा है पावर डेवलप्ड। अब यहाँ पे V है और R है, पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं होता है V²/R, तो ये हो जाएगा R फोर्थ प्लस R। ऑप्शन। तो ठीक है, इसका ऑप्शन फोर्थ नहीं है, कैलकुलेशन सही कर दो। फर्स्ट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। ये यहाँ पे आंसर दे रखा है आपको। आपसे क्या पूछा गया है, देखिए आपसे पूछा गया है व्हाट इज द पावर डेवलप्ड इन द एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट क्या होता है? 100 ओम्स वाला सर्किट, इसमें आपसे पावर पूछी गई है। तो पावर कैसे निकालोगे? पावर इज इक्वल टू I²R। एक्सटर्नल सर्किट की पावर पूछी है। एक्सटर्नल सर्किट मतलब इस रेजिस्टेंस में कितनी पावर आई है ये पूछा गया है। तो I कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ से, I इज V/R प्लस R। उसको आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपना आंसर बताएंगे। छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं भैया, क्वेश्चन गलत मत करो इनसे। ओके सर। हो जाएगा, अब तो कोई दिक्कत हाँ नहीं है? यस सर, आ हाँ गया आ सर। गया। ठीक है, चलिए तो अपना एसी का तो यहाँ खत्म होता है। दीपांशु ने एक क्वेश्चन पूछा था, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं क्या क्या था। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग भी सुन लो सभी लोग। तो क्वेश्चन कह रहा है एन एयरक्राफ्ट ऑफ मास, एक एयरक्राफ्ट है जिसका मास दे रखा है 4 × 10⁵ kg विद टोटल विंग एरिया। उसका जो विंग एरिया है जिससे उड़ रहा है, ऐसा विंग एरिया जो उसका है, ये एरिया जो है टोटल मतलब दोनों विंग्स का मिला के, दिस एरिया इज गिवन एज 550 मीटर स्क्वायर इन लेवल फ्लाइट एट ए स्पीड ऑफ, उसकी स्पीड आपको दे रखी है 720 km/h। द डेंसिटी ऑफ एयर एट इट्स हाइट इज, एयर की डेंसिटी आपको दे रखी है 1.2 kg/m3। व्हाट इज द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड? फ्रैक्शनल इंक्रीज डेल्टा V/V आपसे पूछा गया है at the speed of the air on the upper surface of its wing relative to the lower surface, यानी V upper minus V lower। ये आपको फ्रैक्शनल पूछा गया है, फ्रैक्शनल चेंज पूछा गया है, ये आपको निकालना है बाय V एवरेज। अब फ्रैक्शनल के लिए मैं यहाँ पे V एवरेज यूज कर रहा हूँ क्योंकि फ्रैक्शनल के लिए अपने को पता नहीं है, अपने को किसके रिलेटिव बात करनी है वो नहीं पूछा गया। तो जब भी ऐसा आए कि आपके पास पता ना हो तो V एवरेज के करस्पॉन्डिंग आप फ्रैक्शनल निकाल सकते हो। दिस V एवरेज कंसिडर्ड हियर इज दिस, क्योंकि एक जब फ्लाइट उड़ती है, मान लीजिए एरोप्लेन यहाँ पे उड़ रहा है, तो ये जो इसके विंग स्पैन है, इनके ऊपर जो एयर की वेलोसिटी होगी, इसको जो नीचे एयर की वेलोसिटी होगी वो डिफरेंट होगी। डिफरेंट क्यों होगी? बर्नौली इक्वेशन हम जानते हैं। तो प्रेशर के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एनर्जी वेलोसिटी डिफरेंट होने वाली है। अब वो वेलोसिटी का डिफरेंस अपने को निकालना है। तो क्वेश्चन है तो बर्नौली इक्वेशन का, सीधा सीधा बर्नौली इक्वेशन, बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है कि टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। एनर्जी कौन कौन सी होती है? हाफ रो V² प्लस रो GH, या जिसको आप खाली Z कह सकते हैं, और प्रेशर वाली एनर्जी, प्रेशर प्लस हाफ रो V² प्लस Z, ये वाली एनर्जी कांस्टेंट रहती है। पर इस कांस्टेंट में Z को अपन यहाँ से हटा सकते हैं क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को अपन यहाँ पे कांस्टेंट मान लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी? अगर ये विंग है तो इस विंग की जो थिकनेस है, ये थिकनेस बहुत नेग्लिजिबल है। इसके लिए जो ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी और जो नीचे पोटेंशियल एनर्जी है वो लगभग लगभग सेम मान ली जाती है। इसमें डिफरेंस नहीं देखा जाता। तो जो भी डिफरेंस होगा यहाँ के प्रेशर का और यहाँ की वेलोसिटी का, ऐसे यहाँ के प्रेशर का और यहाँ के वेलोसिटी का, इसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंस देखेंगे। तो मान लेते हैं प्रेशर P1 है, वेलोसिटी V1 है, प्रेशर P2, वेलोसिटी V2 है, ऊपर और नीचे। ये ऊपर वाली सरफेस है, ये लोअर सरफेस है, ऐसा हिसाब है। ये एरोप्लेन का विंग है।
तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं P1 रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये इसका क्वेश्चन है। अब P1 माइनस P2 ये अपने को देखना है प्रेशर डिफरेंस, और इस प्रेशर डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी का डिफरेंस अपने को यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो P1 माइनस P2 अगर देखें, या P2 माइनस P1 कर लेते हैं, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू हाफ रो कॉमन आ गया V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। अब प्रेशर डिफरेंस किस वजह से आएगा? तो जो एरोप्लेन ये हवा में उड़ रहा है अभी, ये एरोप्लेन यहाँ पे एयर में है, एयर में किस वजह से है? इस पर नीचे तो mg लग रहा है, ऊपर इसको किसने उठा रखा है? ऊपर उठा रखा है इस एयर की से जो प्रेशर लग रहा है, इस प्रेशर डिफरेंस ने इसको ऊपर उठा रखा है। तो प्रेशर डिफरेंस जो आएगा वो सीधा सीधा mg से अपन निकाल सकते हैं, mg बाई एरिया, क्योंकि जो प्रेशर डिफरेंस है उसने जितने एरिया पे फोर्स लगा रखा है उसी फोर्स ने इस mg को बैलेंस कर रखा है। दिस प्रेशर डिफरेंस इज लिफ्टिंग दिस एरोप्लेन। सो डेल्टा P आपको यहाँ से मिल जाएगा P2 माइनस P1, ये हो जाएगा mg बाई a इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करने का तरीका आएगा V1 माइनस V2 और V1 प्लस V2। ये अब ये जो हाफ है ना, इसको मैं यहाँ से हटा के V1 प्लस V2 बाई 2 पे डाल देता हूँ। दिस इज नथिंग बट V एवरेज, दिस थिंग इज V एवरेज। और ये यहाँ पे हमारे एक अजम्पशन रहता है कि दिस V एवरेज इज इक्वल टू V वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। ये हम यहाँ पे एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी ऊपर वाली सरफेस से एयर जा रही है और नीचे वाली सरफेस से जो एयर जा रही है, उनकी जो एवरेज वेलोसिटी लोगे वो एवरेज वेलोसिटी जो प्लेन की वेलोसिटी है उसके बराबर आती है। दिस इज आवर अजम्पशन हियर, नॉट एग्जैक्ट, ये बराबर नहीं होती, बट ये एक अजम्पशन हम यहाँ पे लेके चलते हैं, तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ से अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो mg आपको दे रखा है, mg a सब पता है, बाई रो यहाँ से आ जाएगा इज इक्वल टू V1 माइनस V2 इंटू V एवरेज, ये यहाँ पे है, तो ये V एवरेज भी जो है इस तरफ नीचे आ जाएगा, यहाँ पे V एवरेज। आपको जो चाहिए था फ्रैक्शनल चेंज, तो फ्रैक्शनल चेंज जो मिलेगा वो मिलेगा V1 माइनस V2 बाय V एवरेज, इससे मिलेगा फ्रैक्शनल चेंज। तो ये V1 माइनस V2 की वैल्यू तो ये रही पूरी ए रो V एवरेज, दिस इज V1 माइनस V2, और V एवरेज नीचे एक और है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगा। सो दिस V एवरेज इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ द प्लेन, ये अपने को यहाँ से कंसीडर करके चलना पड़ेगा। अब सारी वैल्यूज गिवन है, मास गिवन है, g पता है, एरिया दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, और वेलोसिटी ऑफ द प्लेन भी दे रखी है। सबको आप SI यूनिट में कन्वर्ट करो, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है ना, ये इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर दीजिए मीटर पर सेकंड में। बाकी सब तो ठीक ही है, बाकी सारी SI यूनिट्स में है, यहाँ से आप अपना फाइनल आंसर बता पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन बर्नौली थ्योरम का था, लेकिन कुछ अजम्पशंस जो है वो यहाँ पे आपके लिए नए हैं जो अपने को यहाँ पे नोटिस करने पड़ेंगे, ये देखना पड़ेगा अपने को। ठीक है दीपांशु, क्लियर है अभी? यस सर। ओके चलिए, तो ठीक है, आज की क्लास खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्या रिवाइज करना है? बोलो। तो क्या बचा है, हो गया सब। सब हो गया, मैग्नेटिज्म बचा है पूरा अभी। हाँ वो करते हैं। तो चलो मैग्नेटिज्म शुरू करते हैं। पहले मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट से करते हैं, फिर चलेंगे EMI पे। ठीक है, तो नेक्स्ट करेंगे Yes, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ओके चलिए, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना। Bye, sir.